अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 25 मार्च। ठीक है, तो ये मेरे वकील साहब हैं। ये बहुत अच्छे और बहुत इन्होंने मेरा केस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट किया है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इनकी वजह से। ठीक है, ताकि मेरा वीज़ा लग गया 2.5 साल का, और मैं इनके लिए मिठाई और ये फ्लावर लेकर आया अपने दिल की खुशी से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। फूल अच्छा कीता जी। वैसे जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं बल्कि उन्होंने कहा इस तरह से लेके आया करो ना। हैं, ये सही रहेंगी ये ये सही जनाब। रही। बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। आज वालेकुम। ये रोजाना होता तो मैं आपका भी मुंह मीठा करता। कोई बहुत बात शुक्रिया। नहीं है। थैंक ओके यू, थैंक जी, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज 25 मार्च है जी, और मंडे का दिन है। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस सेंस में इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है जी 25 मार्च, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ जाएगा अप्रैल। तो जब अप्रैल आएगा, अप्रैल फूल जो है, आप सुने होगा तुसी कि जी के पहली ना 1 अप्रैल को अक्सर अप्रैल फूल बनाया जाता था। तो अब ये है कि 4-5 दिनों में ही जो है चेंजेस आ जाएंगी हालात में बहुत ज़्यादा। इस वक्त जो है अगर आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अगर आप मंगेतर के फियांसी वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो आपको शो करवाना पड़ता है 18,600 जो है, 18,600 जो है आपकी इनकम। लेकिन जो आप 4 अप्रैल के बाद जब आप नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सो देन जो है आपको मस्ट प्रूव करना पड़ेगा 18,600 की बजाय 29,000 जो है वो आपकी इनकम होगी। तो फिर आप जो है वो स्पाउस वीज़ा की या फियांसे वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक्सेप्ट होगी। सो उसकी जो एग्जैक्ट डेट होम ऑफिस ने अनाउंस की है, पहले वो 4 अप्रैल का कहा गया था कि तब से है, लेकिन एक्चुअल जो उसकी डेट की लेटेस्ट जो आई है वो है जी 11 अप्रैल जो है, 11 अप्रैल से 11 अप्रैल से दैट विल बी 29,000 जो है वो आपकी इनकम होगी। तो फिर आप जो है वो स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। नंबर 1, इस वक्त लेट्स से जैसे अभी मैंने ये जो वीडियो पहले एक अपलोड की जो स्पाउस वीज़ा की थी, अब वो साहब जो हैं वो आ गए यहाँ पे, अब 18,600 के ऊपर आ गए। अब क्या उनकी एक्सटेंशन जो है वो किस पे जाएगी? उनकी एक्सटेंशन भी 18,600 पे जाएगी। आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की 11 अप्रैल से पहले, आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की लेट्स से 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को आपने 18,600 जो है वो आपने साबित किया, शो किया, और उसके बाद आपने स्पाउस वीज़ा जो है वो आपने अप्लाई कर दिया, स्विच कर लिया, आउटसाइड दी कंट्री अप्लाई कर दिया या आपने इनसाइड दी कंट्री अप्लाई कर दिया, तो आपको 18,600 अप्लाई करना है। 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल के बाद आप कर रहे हैं एप्लीकेशन फाइल, तो फिर आपने 29,000 पाउंड जो है वो शो करने हैं जी। अब आपके ऊपर जब उसका एक्सटेंशन का कानून कौन सा लागू होगा, जिस वक्त आपने एप्लीकेशन फाइल की है, जौन से कानून के मुताबिक आपने एप्लीकेशन फाइल की है, वही कानून जो है, वही लॉ जो है, वही इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो आपकी एक्सटेंशन के ऊपर रहेंगे। अनटिल अनलेस, जैसे होम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि फर्स्ट इंक्रीज जो है वो 29,000 है ऑन 11 अप्रैल, लेकिन उसके बाद टू अराउंड 34,500 जो है टू एन अनस्पेसिफाइड टाइम लेटर इन 2024। अब उन्होंने अनस्पेसिफाइड टाइम का जिक्र किया हुआ है ऑलरेडी होम ऑफिस ने, क्योंकि कल को अगर ये फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड का रौला जो पवेगा, तो फिर कम से कम आप लोग ये ना कह सकें कि जी के होम ऑफिस ने ढोल नहीं बजाया। सो होम ऑफिस ने जो है वो ढोल जो है वो ऑलरेडी बजा दिया हुआ है, ढोल अगले दे गले च पाता है। सो अब कहने गले दे विच ढोल पैगा तो बजाना तो पैना ही है। सो ढोल जो है वो हमारे गले में पड़ चुका हुआ है, वो तो बजाना पड़ेगा। फिलहाल 18,600 का, 11 अप्रैल के बाद 29,000 का, एंड उसके बाद जो है अराउंड 34,500 का, 34,500 आपकी सैलरी होगी, इनकम थ्रेशोल्ड होगा, तो तब आप अप्लाई कर सकेंगे स्पाउस वीज़ा। उसका अनस्पेसिफाइड टाइम है, लेकिन 2024 का ही टाइम है। लेकिन उसके बाद एक और जो फाइनल फिगर जो है, जिन्होंने उन्होंने कहा जी एंड के उत्ते तुहाडे पसीने छुड़ाने ने असी ढोल बजा बजा के। सो दैट्स अ फाइनली टू अराउंड 38,700 बाय अर्ली 2025। सो इसका मतलब है अर्ली 25 का मतलब ये है
कि 2025 का स्टार्ट जो होगा अर्ली होगा, इट कुड बी जनवरी, इट कुड बी फैब, इट कुड बी मार्च, ये डिपेंड करेगा कब की एग्जैक्ट डेट आएगी, लेकिन दैट विल बी 38,700 जो है। आज हम सिर्फ स्पाउस वीजा की बात कर रहे हैं जी। सो द रिव्यू ऑफ द ग्रेजुएट वीजा जो की अगर हम बात करें, उसमें भी एक दो इश्यूज थे, वो खैर मैं आज उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये जो PSW है बाकी जो उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करूंगा। आज स्पाउस दे उत्ते टिके रहने हैं, आज ब्याह दे वीजे ते ही टिके रहते हैं। सो उसमें बाकी कोई और चेंजेस नहीं है, ऑल जो चेंजेस थी वो नॉर्मल है, वही की वही है। आपने घर भी दिखाना है, आपने अकोमोडेशन भी दिखानी है, आपने जेन्युइन मैरिज भी दिखानी है, आपने A1 इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी दिखाना है। अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, आपने जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, आपने ऐसे कंट्री से हैं तो आपने फिर अपना TB टेस्ट जो है सर्टिफिकेट उसका भी दिखाना है। और जो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे यूके में, सो देन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपने 1 ईयर की जो स्टेटमेंट होती है, 1 ईयर का आपने बैंक जो आपका सिस्टम है आपने वो दिखाना है, अपनी इनकम की एविडेंस दिखानी है। हाँ, यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता जाऊँ वो ये है कि अगर आप जो है वो जो पीप ले रहे हैं जी, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, केयर अलाउंस ले रहे हैं, सो देन जो है स्टिल सो फार आप एग्जेम्प्टेड हैं जी। आपको ये जो फिलहाल का 18,600 है, या ये अभी उसके बाद 29,000 आएगा, उस वक्त तक जो है आप एग्जेम्प्टेड हैं। यू डोंट नीड टू थ्रेशोल्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उस वक्त फ्यूचर में इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाते हैं या कोई आपको सेविंग्स दिखानी पड़ती है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लगता मुझे यही है कि जी के वो माफ़ी जो है शायद मुश्किल हो जाए उन लोगों के लिए भी, बट लेकिन क्या किया जा सकता है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसके वेट टाइम की अगर हम बात करें तो पार्टनर वीज़ा हो या ये जो स्पाउस वीज़ा है, फियांसे वीज़ा है, इसका जो गिवन टाइम है उसमें उन्होंने कहा गया है कि जी कि हम 8 to 12 वीक्स जो है 8 से 12 हफ्ते जो है वो लेते हैं कि इसको डिसाइड करने में। लेकिन अगर आप उनका जो प्रायोरिटी सर्विस है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करके अगर आप लेते हैं, सो देन जो है मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि वो 15 वर्किंग डेज में जो है वो केस का डिसाइड कर देते हैं जी। और उसके बाद जो है फियांसे वीजा की अगर हम बात करें तो उसमें जो है IHS की फीस आपने इनिशियल स्टेज पे नहीं देनी होती है। IHS की अगर हम फीस की बात करें तो इस वक्त जो IHS फीस मीन नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, जिसको IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के नाम से जो है वो फीस वो लेते हैं, और वो इस वक्त की जो फीस है वो 1035 है जी, 1035 पाउंड। लेकिन जो फियांसे वीजा होता है उसमें वो फीस आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं करनी पड़ती। आप जब नॉर्मल आप वीजा एप्लीकेशन की फीस पे करते हैं, जब आप को वीजा ग्रांट हो जाता है, आप यूके में तशरीफ ले आती हैं या ले आते हैं, तो उसके बाद आपने विद इन 6 मंथ जो है अपनी मैरिज को रजिस्टर करना होता है। एंड आफ्टर 6 मंथ या विद इन 6 मंथ या जितना भी वो टाइम लेते हैं, लेकिन आप सेफ होते हैं, आप सिक्योर होते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो उसमें ये है कि फिर जब आपका वीज़ा, जब आपने स्विचिंग की, स्पाउस वीज़ा में स्विचिंग की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो देन जो है आपने वो IHS की फ़ीस पे करनी होती है, और आपने साथ में इमिग्रेशन की फ़ीस जो है वो दोबारा से अगेन पे करनी होती है। सो ये डबल फीस यहाँ से पड़ती है। सो अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी हुई है, सो स्पाउस वीज़ा जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो कट कर देता है, कट भी कर देता है और कट भी कर देता है। देखें कैसा वर्ड है, पंजाबी ते इंग्लिश दो में इकट्ठा आ गया। पंजाबी च कहो तो घट, तो इंग्लिश कहो तो घट CUT है। सो और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे यूके में वीज़ा स्विचिंग की, तो उस पर भी ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड तो सेम है। लेकिन स्टूडेंट्स या बाकी कोई भी जो जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है, अगर आपके पास ओवरस्टेयर आप नहीं है, आप इलीगल नहीं है, तो आपके ऊपर जो है वो स्पाउस वीज़ा में स्विचिंग के हवाले से कोई पाबंदी नहीं होती है जी। और जो इसके अलावा अगर अकोमोडेशन की बात करें, तो अगर आपका अपना रेंटल एग्रीमेंट है तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। अगर आप फैमिली के किसी बंदे के साथ शेयर्ड में हैं तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं कि जी कि ये फैमिली जो है उन्होंने आपको दिया हुआ। जैसे फादर का किसी का घर है, किसी के सौरे का घर है, ससुराल का घर है,
सो वो वहाँ के ज़माने थे, सौरे घर जवाई। सो वहाँ पे कुछ और सीन है, यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। सो यहाँ पे सौरे घर जवाई जड़ा ना जी, वो शेर ही होता है। सो इसलिए जो है वो आप गलत ना समझिएगा। सो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप सौरों के घर में भी रहते हैं सो देन स्टिल यू डोंट नीड टू वरी। आप अपने सासू माँ का या ससुर का जो है वो मकान के कागज़ों की कापी लगा सकते हैं। तो कई लोग होंगे ना जी, वो सौरियां के घर थोड़ा जिहा डर के रहंदे ने। सौरियां के घर डर के ना रहा करो, इत्थे तुहानू किसी ने कुछ नहीं कहना, इत्थे आप शेर ही हैं। सो इसलिए जो है इज्जत से रहें, मोहब्बत से रहें। और ये जो रिश्ते जब आपके बनते हैं, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पे एज अ मेल आते हैं या एज अ फीमेल आती हैं, सो सौरियां के घर नू कभी सौरे अगर आप नहीं समझेंगे, उसको अपने ही घर समझिएगा, माँ बाप का घर समझेंगे, तो कभी रिश्तों में दरार नहीं आती, कभी आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केसों की तरफ नहीं जाना पड़ता। जब आप समझते हैं ए मेरी सस है, मेरा सौरा है, ए मेरा जड़ा है ना जी है की कही था ननान भैया है, या पता नहीं केड़े केड़े पुठे सीधे नाम ने पंजाबियों ने सिपाए ना, तो तब आपके मसले होते हैं। आप सास को माँ समझिए और ससुर को जो है जो बाप समझेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कई सौरे भी हो होंगे ना, वो एवं ही नूह नू छेड़ देंगे। सो इसलिए जो है वो फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन सौरे जड़े ना जी कई ठरकी लग जाते हैं। सो इसलिए जो है सौरियां को अक्सर बच के रहना, तो बाकी सब ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।